हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 9 और आपके इतिहास के चैप्टर में से आई है तीसरे दिल्ली के सुल्तान में से। अगर इस उसमें वर्कशीट में बताया गया है कि अगर हमने दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ना हो, जानकारी हासिल करनी हो कि जिस समय में वो दिल्ली के सुल्तान थे तो वो कैसा समय था, वो अमीर थे, गरीब थे, कैसी ज़िंदगी जीते थे, कैसे घरों में रहते थे, तो हम उनके द्वारा जो अभिलेख लिखे गए हैं, यानी कि वो अपने आदेशों को, जो दिल्ली के सुल्तान होते थे, वो पत्रों पत्थरों पर खुदवा देते थे और पत्थरों पर लिखवा देते थे ताकि बारिश आए, कुछ भी आए तो वो उनका आदेश कभी मिटे ना और लोग उस आदेश को पढ़कर उसका पालन कर सकें। और जो हर सुल्तान अपने नाम के सिक्के भी बनवाता था। वो किस धातु के, सोने चांदी, मतलब महंगी धातु के सिक्के बनवाता था या सस्ती के, इससे भी पता चलता था कि उस समय का जो भी सुल्तान के बारे में, जो उसके समय के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वो सुल्तान अमीर था या गरीब था। उसके आदेश को पढ़कर भी पता चलता है कि वो अच्छा था या बुरा था। और स्थापत्य कला होती है कि उस समय जो भवन बनाए गए हैं, जो भवन बनाने का तरीका है, उससे भी पता चलता है कि उस समय के लोग कितने समृद्ध थे, अमीर थे। अगर अच्छे भवन बने हुए हैं तो मतलब वो समझदार भी थे और अमीर भी थे। तो लेकिन अगर ज़्यादा जानकारी हमने दिल्ली की सल्तनत को चलाने वाले दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हासिल करनी है, तो वो इतिहास है उस समय के, जो दिल्ली के सुल्तानों के जो दरबारियों और कवियों ने लिखे हैं, उनको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में लिखे गए इतिहास को तारीख और तवारीख कहते हैं। वैसे तो तारीख और तवारीख क्या होती है, डेट को भी कह देती हैं, लेकिन दिल्ली सुल्तान जो दिल्ली की सल्तनत है, उस समय दिल्ली के सुल्तानों के राज में दरबारी और होते थे, कवि होते थे, जो कि उस समय की घटी हुई घटनाओं को लिखते थे। तो उसको इतिहास कहा जाता है उस समय का, जो मतलब उस समय के कवियों ने, दरबारियों ने जो भी घटनाएं उस समय घटी वो लिखी हुई हैं, उस उन घटनाओं से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। और वो जो इतिहास लिखते लिखते थे दरबारी और कवि, वो उस समय की जो प्रशासन की भाषा थी दिल्ली के सुल्तानों के समय में, फारसी भाषा में लिखते थे। दिल्ली के सुल्तान जब दिल्ली को चला रहे थे, तो उस समय जो भाषा होती थी वो फारसी होती थी। एक तो उस समय के अभिलेख है, जो सुल्तान आदेश वगैरह देते थे वो पत्थर पर लिखवा देते थे ताकि सभी लोग उसको पढ़कर उसका पालन कर सके। वो इसलिए भी पत्थरों पर लिखवाते थे, अभिलेख इसलिए लिखवाते थे। अभिलेख वो होता है पत्थर पे लिखा हुआ राजा का या सुल्तान का आदेश। लेकिन उस समय कागज भी कम होता था, पढ़े लिखे लोग भी कम होते थे, तो बार बार लिखवा पाना मुश्किल होता था, इसलिए कि वो आदेश हमेशा रहे और लोग पढ़ पढ़ के उसका पालन करें। तो उस समय के जो सुल्तान होते थे वो अभिलेख लिखवा देते थे। सिक्के होते थे, सिक्कों से भी, उस समय के सिक्कों से हमें पता चल सकता है कि वो राजा अमीर था या गरीब था। अगर अमीर मतलब महंगी धातु के सिक्के थे तो वो अमीर था। अगर उसका जो अभिलेख अच्छा लिखा हुआ है तो पता भी, अच्छा पढ़ा लिखा सुशिक्षित सुल्तान था वो, और अच्छा भी था, उससे पढ़ा उसके आदेश से पता चलता है। और उस समय जो बिल्डिंगें बनाने की कला थी, भवन बनाने की कला थी, वो भवन कितने अच्छे बने हुए होते थे। और उससे भी पता चलता है वो कितने समझदार, पढ़े लिखे और अमीर लोग थे। लेकिन ज़्यादा अगर हमने दिल्ली के सुल्तानों के बारे में या दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, तो उस दिल्ली सल्तनत में कुछ कवि होते थे, दरबारी होते थे, जो उस समय की घटनाओं को लिखते थे। और दिल्ली सल्तनत के दौरान कवियों और दरबारियों द्वारा लिखी गई उस समय की घटनाओं को इतिहास भी कहेंगे दिल्ली सल्तनत का, और तारीख और तवारीख भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो दरबारियों और कवियों ने उस समय की घटनाओं को जो लिखा है, उसको तारीख और तवारीख कहा जाता है। और वो तारीख और तवारीख फारसी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों के समय में प्रशासन की भाषा फारसी थी। ये अलग अलग दिल्ली के शासक हुए हैं,
मतलब तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी, जब 12वीं ये 1165 था तो ये 12वीं शताब्दी चल रही थी। उस टाइम तोमर थे दिल्ली में। कौन थे? तोमर राजवंश था और उसका मेन शासक था अनंगपाल, जो 1130 से लेके 1145 तक रहा। फिर उसके बाद चौहान आ गए। चौहान 1165 से लेके 1192 तक इनके पृथ्वीराज चौहान थे मेन, जो वो थे शासक थे चौहानों के। और फिर उसने 1175 से लेके 1100, मतलब तोमर लोगों का जो तोमर थे वो 1165 तक रहे, तोमर राजपूत लोग। और प्रारंभ जो चौहान थे जिनको चौहान भी बोला जाता है वो 1100, मतलब तोमरों के बाद 1165 से लेके 1192 तक रहे। और प्रारंभिक तुर्की शासक, तुर्की लोगों का शासन कब तक रहा? 1206 से लेके 1290 तक। उनके मेन शासक कौन थे तुर्कों के? कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल रहे थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, मतलब 26 साल इन्होंने राज किया। और रजिया सुल्तान को औरत थी इसलिए लोग इसका विरोध करते थे, इसको 4 साल बाद गद्दी से उतार दिया गया था। और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1200, इसके सारे तुर्की शासक हैं। उसके बाद 1287 तक इनका खत्म हो गया। और 1290 में फिर खलजी वंश के शासक आ गए थे। उन्होंने 1320 तक राज्य किया था। याद रखना, तोमरों ने 1165 तक तोमर थे दिल्ली में, तोमर राजपूत। और उस इनका जो मेन शासक रहा वो अनंगपाल रहा है, जिसने 1130 से 1145 तक राज किया था। चौहान 1165 से लेके 1192 तक इनका शासन रहा था दिल्ली में। और ये तकरीबन इनका कितना रहा? इनका 27 ईयर्स इन्होंने राज किया। और फिर उसके बाद 27 ईयर जब चौहानों ने करा तो इनका मेन शासक पृथ्वीराज चौहान था। तो उसके बाद 1206 में प्रारंभिक तुर्की शासक रहे। तुर्की शासक जो है वो 1206 से 1290 तक इन्होंने ज़्यादा तुर्की शासकों ने ज़्यादा वो किया, राज किया है। ये 84 साल राज करके गए तुर्की लोग इस पे। कुतुबुद्दीन ऐबक था इनका, जिसने 4 साल राज्य किया। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, उसने 26 साल राज किया। रजिया बेगम ने 4 साल शासक किया। गयासुद्दीन बलबन ने भी ज़्यादा ही करा, 21 साल। मतलब ये इनके दो, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 26 साल और गयासुद्दीन बलबन 21 साल। बाकी ये दोनों 4-4 साल राज करके गए हैं। अगर ये चीज़ें याद रह जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 1290 से 1320 में फिर इनके बाद जो तुर्की लोग थे उनके बाद कौन आए? 84 साल राज करके गए हैं। उनके बाद खलजी वंश आया था, जो 1290 से लेके इसने 1320 तक राज्य किया था, यानी कि 40 साल, 30 साल राज करके गए हैं। इनके मेन शासक थे जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296, यानी कि 6 साल। फिर अलाउद्दीन खलजी आया था 1296 से, इसने 20 साल, मतलब 10 साल ये राज्य 6 साल ये करके गया है। और ये कितने साल कर गया? 20 साल ये राज्य कर गया। गयासुद्दीन, तो फिर आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश है 1320 में, 1320 से 1400, मतलब ये जो अलाउद्दीन खलजी है 96 से 16, 4 साल और भी रहा होगा इसका राज। तो फिर 1320 में जाके तुगलक वंश आ गया था। तुगलक वंश 1320 से 1400, ये और भी लंबा राज करके गए हैं, यानी कि 80 और 94 ईयर्स तुगलक वंश ने राज्य किया। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, यानी कि 4 साल राज्य किया। मोहम्मद तुगलक ने 1324 से लेके इसने करा है 27 ईयर्स राज किया इसने। इसने 4 साल राज किया। बहुत ज़्यादा लोग राज कम, और जो जिन्होंने ज़्यादा किया वो 21 से लेके 26 तक, तो मतलब 26-27 साल भी लोगों ने, पुराने सुल्तानों ने राज किया है। फिरोज शाह तुगलक ने 1351
क्या कहेंगे, 51 से लेके 1388 तक की है। तो इसने कितने साल राज किया? 37 ईयर्स करा इसने। सही। फिर तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आ गया, उसने 1414 से लेके 1491 तक किया है। इनका राज भी हो गया, लगा लो 35-36 साल इनका राज हो गया। खिजर खान था सैयद वंश का सबसे ज्यादा, ये 1407 साल रहा। लोधी वंश फिर आ गया। सैयद वंश का एक ही खिजर खान था ज्यादा अच्छा, उस दो 7 साल राज करके गए। लेकिन कोई और होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि इन्होंने 1491 तक, 51 तक बोला। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। फिर इसके बाद मुगल आ गए थे, जो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। लोधी वंश 1551 से लेके 1526 तक। बहलोल लोधी इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसने 1451 से लेके, इसने बहुत लंबा राज्य किए हैं। इसने 38 ईयर्स राज किया है बहलोल लोधी, जिसने ज़्यादा टाइम तक वो करा। पहले तोमर आए, फिर चौहान, फिर तो ये ऐसे याद कर लेना, तोमर, चौहान, तुर्की शासक, खलजी वंश। तोमर, चौहान, तुर्की वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कितने वंश हैं? नंबर 1 तोमर वंश, चौहान वंश 2, तुर्की वंश 3, खलजी वंश 4, तुगलक वंश 5, सैयद वंश 6, लोधी वंश 7। 7 वंशजाएं थे, जिन्होंने कब से 1100 कितने से 65 से शुरू होके 1526 तक रहे हैं ये दिल्ली के सुल्तान। 1165 से लेके 1526 तक। उसके बाद मुगल आ गए थे। अब पढ़ते हैं दिल्ली के सुल्तान। तवारीख के लेखक, मतलब मैंने बताया ना, तवारीख इतिहास है दिल्ली के सुल्तानों का। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो तवारीख इतिहास को लिखने वाले होते थे। तवारीख इतिहास जो दिल्ली के सुल्तानों के समय में लिखा जाता था, उसको लिखने वाले जो होते थे वो सचिव होते थे सुल्तानों के, राजाओं के। उसको उनके प्रशासन को चलाने वाले प्रशासक होते थे। मतलब राजा के अधीन काम करने वाले सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों में से कोई भी उस समय की जो घटना घटती थी उसको लिखने वाला जो लिख देता था, उसको वो तवारीख का कवि कहलाता था। और जो सुशिक्षित व्यक्ति थे, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तवारीख था दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास है, जिसको लिखने वाले लेखक राजा के सचिव भी हो सकता था, प्रशासक, कवि और दरबारी भी हो सकता था। और जो ये सारे लोग होते थे, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी, और वो उनका उसके उस समय की घटी घटनाओं को भी लिखते थे, यानी कि दिल्ली के सुल्तानों का तब इतिहास लिखते थे। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। और जो घटना इतिहास तभी तो बना है उनका, घटनाओं उस समय की घटना, रोज जो घटना घटती थी उसको लिख देते थे। और शासकों को प्रशासन संबंधी जो उस समय के शासक थे, सुल्तान थे, उनको उस समय के शासन के से संबंधित सलाह भी देते थे तवारीख के लेखक। वो क्या होते थे? सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। मतलब वो ये पढ़े लिखे थे, इनको पता था कि जो राजा है उसको ऐसा शासन करना चाहिए ताकि सभी को न्याय मिल सके। तो ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, राजा को सिखाते थे, तो बताते थे कि आपको ऐसा शासन करना चाहिए जो सबको न्याय दे। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में, मतलब जो तवारीख के लेखक वो पढ़े लिखे लोग थे, तो वो गांव में नहीं रहते थे। ज़्यादा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में लिखते थे तो दिल्ली में ही रहते थे, वो शहरों में रहने वाले लोग थे। तवारीख के लेखक, तवारीख याद कर लो। तवारीख क्या है? तारीख तो तारीख होती है, लेकिन उसका जो वो होता है बहुवचन होता है, तवारीख होता है। तवारीख मतलब कि इतिहास में अलग अलग डेट्स के बारे में लिखा जाता है, इसलिए तवारीख। एक डेट की बात नहीं होती, इतिहास में बहुत सारी डेट्स की बात होती है, इसलिए इतिहास को तवारीख हुई। क्योंकि पुराने समय में जो इतिहास होता था उसमें
ज़्यादा डेट्स लिखी जाती थी, राजा कब मरा, राजा कब गद्दी पर बैठा, कभी उसकी शादी हुई, तो ज़्यादा डेट्स होती थी, इसलिए उसको इतिहास को हम तवारीख भी बोल देते हैं। तो सुल्तानों के समय में लिखे गए जो इतिहास है, उसको लिखने वाले जो लेखक होते थे, सचिव का प्रशासक, कवि और दरबारी, वो कहाँ रहते थे? वो दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली में ही रहते थे, गांव में नहीं रहते थे, या कोई और शहर भी होता था उसमें रहते थे। गांव गांव में शायद ही कवि रहते हुए हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा से लिखते थे। जो भी राजा के सचिव, दरबारी, प्रशासक, कवि जो भी उस समय की घटनाओं को लिखते थे, वो इसलिए लिखते थे, इतिहास सुल्तानों के लिए इसलिए लिखते थे ताकि उनको सुल्तान इनाम दे। तो दिल तवारीख के लेखक जो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी भी होते होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वो शहरों में रहते थे, गाँव में नहीं रहते थे, और वो सुल्तानों के लिए इतिहास इसलिए लिखते थे कि जो सुल्तान है उनको इनाम इकराम दे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये जो लेखक होते थे, अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग भी कहते थे कि जो जन्म सिद्ध अधिकार वो होता है कि जो व्यक्ति अगर अच्छे घराने में पैदा हो गया तो वो अपने वो इसलिए कि वो एक अच्छे राजघराने में पैदा हुआ, तो वो राज करने के लिए पैदा हुआ है। सबको जन्म जिस जैसे भी घर में उसने जन्म लिया उसके अनुसार उसके जो अधिकार हैं, मुझे कभी कहते थे वो उसको मिलने चाहिए। और लिंग भेद पर आधारित, मतलब कि उस समय के जो लेखक थे वो जो पुरुष होते थे उनको ज़्यादा महत्व देते थे, औरतों को कमज़ोर समझते थे। जब वो रज़िया बेगम उस पर बैठी थी, गद्दी पर बैठी थी, तो बहुत सारे लेखकों ने भी उसका विरोध किया था कि वो महिला है तो उसको गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, पुरुष ही गद्दी पर बैठते हैं। तो ये जो तवारीख के लेखक थे, उस समय की घटनाओं को लिखने वाले या सुल्तानों के इतिहास को लिखने वाले जो लेखक थे, वो गाँव में नहीं रहते थे, शहरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे। और इसलिए इतिहास लिखते थे कि दिल्ली के सुल्तान उनको इनाम देंगे। और वो लेखक होते थे, वो राजाओं शासकों को कहते थे कि वो जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के पर आधारित ही शासन को चलाएं, मतलब कि औरतों को राज करने नहीं, वो अच्छा नहीं समझते थे। वो चाहते थे कि जो राजे हैं वो पुरुषों को ही राज करने का अधिकार दें, और जो व्यक्ति अच्छे घराने में पैदा हो गया तो वो राजा, चाहे उसको समझ हो ना हो, उसको राजा बनना ही है। ऐसा रूल बनाकर समाज को चलाएं। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे, जो मतलब वो होते थे, क्योंकि वो मतलब वो भी पढ़े लिखे होके भी वो मतलब अच्छे विचार नहीं रखते थे, इसलिए उनके विचारों से जो दिल्ली के सुल्तानों के लिए इतिहास लिखने वाले सचिव, दरबारी और कवि होते थे, उनसे उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। हमने पढ़ा है कि ये तो 1165 में तोमर राजपूतों का राज था दिल्ली में, और उस समय तोमर साम्राज्य की दिल्ली बना था। 12वीं शताब्दी में दिल्ली तोमर साम्राज्य याद रखना है। 12वीं शताब्दी में दिल्ली तोमर साम्राज्य, जब तोमर राजपूत दिल्ली में रहते थे तो उस टाइम तोमर साम्राज्य था, और दिल्ली को उन्होंने राजधानी बनाया था। दिल्ली को उन्होंने राजधानी बनाया था। और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। 12वीं सदी में के मध्य में 12वीं सदी के मध्य में, यानी कि ये 65 के आसपास की बात होगी, 1150 के आसपास, जब 1150 के बाद के जो साल हैं, उस समय पहले तो तोमर थे, फिर तोमरों को चौहानों ने हरा दिया। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को किसने हरा दिया? चौहानों ने हरा दिया। उसके बाद चौहान आए हैं, तो तोमर पहले वाले हारे होंगे तो फिर दूसरे वाले आए होंगे,
तो चौहानों को चहामान के नाम से भी जाना जाता था। और इन चौहानों ने तोमर थे, जो तोमर राजपूत लोग थे, उनको हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का तोमरों और चौहानों के समय में ये दिल्ली थी जो वाणिज्य का महत्वपूर्ण, यानी कि व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी। मतलब 1112वीं शताब्दी से लेके 1192 तक दिल्ली में व्यापार बड़ा फूला था। तोमर और चौहान जब सुल्तान थे उस समय दिल्ली में व्यापार बड़ा था। इस शहर में बहुत सारे इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। और तोमर और चौहान राजाओं के समय में दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन और कौन थे, अमीर जैन व्यापारी होते थे दिल्ली में। जैन व्यापारी व्यापार करते थे, जिसके कारण दिल्ली वाणिज्य का, यानी कि व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था तोमरों और चौहानों के समय में, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। मतलब इन्होंने जैन व्यापारी थे, इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। मतलब कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनको देहलीवाल कहा जाता था। अब दिल्ली में जो सिक्के ढाले जाते थे उनको देहलीवाल कहा जाता था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। जो देहलीवाल सिक्के होते थे वो दिल्ली में ही ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन थे। मतलब देहलीवाल सिक्के दिल्ली में ही बनाए जाते थे और इनका दिल्ली में ये काफ़ी चलते थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आई हैं 1206 में, 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की आ जाता क्वेश्चन, कब स्थापना हुई? 13वीं शताब्दी में 1206 के आसपास। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। मतलब आपको मैंने कई बार बताया, जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप से मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, नेपाल, पंजाब नहीं सॉरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका को मिला के दिल्ली वो बनता है उपमहाद्वीप। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर था। मतलब 13वीं शताब्दी में जब ये दिल्ली सल्तनत हुई बनी है तो उस समय जो पूरा ये महाद्वीप था, नॉर्थ जिन जिन इस एरिया का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ये भारत वगैरह है, तो इसके बहुत बड़े क्षेत्र पर दिल्ली का नियंत्रण था। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता करते हैं, वो हमने ऊपर पढ़ लिया। अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य कला। तवारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है? तवारीख की, अगर हम तवारीख जो सुल्तानों के समय का इतिहास है हम उसको पढ़ेंगे तो हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अच्छी जानकारी मिल पाएगी और वो किस तरीके से कितने समझदार थे। मतलब उनकी जो दिल्ली के सुल्तानों की अच्छाइयाँ हैं उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। अगर वो कुछ गलतियाँ करते थे जिनके कारण उनको नुकसान हुए होंगे तो वो गलतियाँ हम नहीं करेंगे। तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। मतलब तवारीख के जो लेखक थे वो जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग पर आधारित आदर्श समाज बनाना चाहते थे, जो कि गलत बात है। क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार के अनुसार अगर कोई किसी राजघराने में पैदा हुआ बच्चा जो समझदार नहीं, वो गद्दी पर बैठता है तो उससे क्या हो सकता है, वो गलत नतीजे भी हो सकते हैं। और ये जो तवारीख के लेखक थे वो भी क्या कहते थे कि औरत में हादिस राय ने कहा है कि रजिया सुल्तान को उसने स्वीकार नहीं किया था। एक लेखक था वो भी जिसने तवारीख लिखा था, तो उसने एक वो रजिया सुल्तान एक औरत थी, जब वो गद्दी पर बैठी थी तो उसको अच्छा नहीं लगा था। तो तवारीख की ये सीमाएं हैं कि तवारीख के जो लेखक थे वो जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाना चाहते थे, जो कि गलत है और लोग उनको पसंद नहीं करते थे।
पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के ये जानकारी आप लोगों ने गूगल से सर्च करनी। दिल्ली के में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी, अगर आप 8-10 सेंटेंस कुतुब मीनार के बारे में लिख देना, और इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को दोबारा अगली वीडियो में सेंड कर दूंगी। तो आज ये वाली वर्कशीट है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना।